हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुधीर द्विवेदी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूं। आज हम कॉस्ट अकाउंट का आगे का भाग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ध्यान हो, मैंने पहले आपको कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड तक बताया था, उसको इस बार में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें मुख्य रूप से जो स्टूडेंट हैं वो यूनिट कास्टिंग, टोटल कास्टिंग और सर्विस कास्ट, गुड्स एंड सर्विस कास्ट के बारे में जान पाएंगे। यानी कि आप ये समझ पाएंगे कि यूनिट कास्टिंग का डिटर्मिनेशन कैसे करना है, या एक यूनिट कास्टिंग हम कैसे निकालेंगे, टोटल कास्ट हम कैसे जान पाएंगे, और गुड्स एंड सर्विस का बारे में भी हम समझ पाएंगे कि इसको कॉस्ट अकाउंट में इसका किस प्रकार से इसका चार्ज किया जाता है या कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है इसमें एलिमेंट्स ऑफ कास्ट और ओवरहेड्स भी हम इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट जो है मुख्य रूप से मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस से मिलकर बना होता है। मटेरियल जो है, मटेरियल दो भाग में होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से लेबर जो है वो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस भी जो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि यदि कोई आपसे पूछता है कि एलिमेंट ऑफ कास्ट क्या है, तो एलिमेंट कास्ट ऑफ कास्ट तीन तत्व हैं जिससे मिलकर बनता है। पहले तत्व को हम बोलते हैं मटेरियल यानी कि सामग्री, लेबर यानी कि श्रम, और तीसरा एक्सपेंसेस जिसको कि हम व्यय बोलते हैं। जो मटेरियल है, सामग्री भी दो प्रकार की हो सकती है, एक प्रत्यक्ष सामग्री और दूसरी अप्रत्यक्ष सामग्री। इस तरह से जो लेबर है, श्रम भी दो प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट श्रम, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। इसी प्रकार से जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष व्यय एवं अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। हम अब देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम थोड़ा जल्दी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मेरे पहले वीडियो में आपने इसके बारे में भी समझा था। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप से हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर में आप देखिए आएगा क्लॉथ, फर्नीचर, सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, यानी कि कोई भी जो सामग्री बन रही है जिसमें उसका मुख्य रूप से जिसका वो भाग हो, जैसे कि फर्नीचर है, फर्नीचर में मुख्य भाग लकड़ी का होता है, तो लकड़ी ही उस फर्नीचर के लिए डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल उसमें क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल के रूप में हम कीलें, लुब्रिकेंट्स है, और इसके अलावा हम उसमें जो फेविकोल है इसका उपयोग करते हैं, ये उसके इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। अब हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट लेबर का मतलब यहाँ पे ऐसे श्रम से है जो कि फर्नीचर को बनाने में डायरेक्टली लगा हो, जैसे कि कारपेंटर का जो उसको बनाने में जितना भी समय लगा होगा उसको हम प्रत्यक्ष व्यय के रूप में समझते हैं। इसमें हम इसको देखिए, डायरेक्ट लेबर रेफर टू द सैलरीज एंड वेजेस पेड टू वर्कर दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में जो उसने अपना डायरेक्टली एट्रीब्यूट किया हो अपना वर्क, उसको हम डायरेक्ट लेबर के रूप में जानते हैं। जैसे कि आप उसमें और हम उसके वर्किंग आवर्स भी हो सकते हैं, टाइम, ओवर टाइम भी हो सकता है, पेरोल हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस भी हो सकते हैं, मेडिकेयर, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये सब भी उसके डायरेक्ट लेबर में ही जुड़ेंगे। यानी कि उस लेबर से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस हुए होंगे वो सब एक्सपेंसेस उसके डायरेक्ट लेबर में जुड़ेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर यहाँ पे क्या है। अब जो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सिर्फ डायरेक्ट लेबर जो है वो उससे बस काम नहीं चलेगा। कोई जो श्रमिक है सिर्फ वही बस नहीं होगा, उसको अपॉइंट करने वाले भी होंगे जो वहां उसको अपॉइंट कर रहे होंगे, उसको सैलरी दे रहे होंगे, या उस फैक्ट्री की सुरक्षा में भी लगे होंगे। ऐसे लोगों को जो हम वेजेस पेड करते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आता है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। It refers to the wages paid and workers whose duty enable other to produce goods and perform services। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, कास्ट अकाउंटेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, सेल्स मार्केटिंग के रूप में। इनको जो हम वेजेस जो इनको हम पेड कर रहे हैं सैलरी, ये इनडायरेक्ट लेबर के अंतर्गत चार्ज की जाएंगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब यह है जो डायरेक्टली हम किसी उससे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या
पर्टिकुलर लागत केंद्रों से जिसको हम संबंधित कर सकते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय के रूप में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लीगल एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ मशीनरी, रॉयल्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हम देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस और प्रोडक्ट, यानी जिसको तो डायरेक्ट एलोकेट हम ना कर सकते हो लेकिन वो उससे संबंधित हो, जैसे कि रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल्स, ऑडिट, बिजनेस परमिट्स, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे। यानी कि यदि हम यहाँ पे देखें तो आप समझिए कि ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल भी 2 तरीके का है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर 2 तरीके से है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। देन एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब हम और इसको समझिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है? फर्नीचर है, फर्नीचर का जो लकड़ी है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है, और उसमें जो कीले हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। जो कारपेंटर का जो श्रम है वो डायरेक्ट लेबर है, जबकि उसको अपॉइंट करने में वहां की कंपनी के मैनेजमेंट में जो या गार्ड है वो, ये सब का जो सैलरी जा रही है वो इनडायरेक्ट लेबर के अंतर्गत इंक्लूड होगी। इसी तरह से जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये ऐसा है कि जो पर्टिकुलर फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हुआ हो, बनाने में लगा हो, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। जैसे कि लीगल एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ मशीनरी, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसमें आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, या वो कंपनी यदि खुद की नहीं है, कहीं बिल्डिंग की किसी से रेंट पे ली गई है वो बिल्डिंग जिसपे वर्क हो रहा है, तो उसका जो चुकाया गया किराया है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ओवरहेड की। ओवरहेड को हिंदी में उपरिव्यय बोलते हैं। उपरिव्यय जो है, जो हमारे जो 3 भाग थे, 3 भाग का जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो भाग है, इन तीनों को जो हम जोड़ देते हैं तो ओवरहेड बन जाता है, जिसको हम हिंदी में उपरिव्यय बोलते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या है? द एग्रीगेट्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज ओवरहेड। यानी कि यदि आपसे कोई पूछता है कि वह उपरिव्यय किसको बोलते हैं, तो आपका ये जवाब होगा कि प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष लेबर और प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष व्यय के योग को उपरिव्यय कहा जाता है। जो ये उपरिव्यय है वो उपरिव्यय 2 तरीके का है। यहाँ पे आप देखिए, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ द एलिमेंट ऑफ कास्ट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी कि फैक्ट्री कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय एवं प्रशासनिक उपरिव्यय, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। फैक्ट्री ओवरहेड में, अब इसमें आप ये देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी जो मदें हैं वो आएंगी। इसमें आएगा फर्स्ट, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड लैंड, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, म्युनिसिपल टैक्स इन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड लैंड्स, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर एंड फोरमैन ऑफ फैक्ट्री, एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर, नॉमिनल लॉस ऑफ मटेरियल, फैक्ट्री स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री ऑफिस, एस्टीमेट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ फैक्ट्री एक्सेट्रा, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें होंगे। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, फैक्ट्री स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। अगर आपके क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसमें स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में इंक्लूड होगा। लेकिन यदि फैक्ट्री स्टेशनरी एंड टेलीफोन है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड होगा। अब हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की। फर्स्ट इसमें है सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉई, ऑफिस मैनेजर सैलरी, डायरेक्ट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, रेंट, इंश्योरेंस, फर्नीचर, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंतर्गत उसको हम जोड़ेंगे, जिसको हम हिंदी में कार्यालय एवं प्रशासनिक उपरिव्यय के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब है विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। यानी कि फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया है, अब वो एक ग्राहक तक जाने के लिए हम
एक बड़े शहर से उसको अलग अलग शहरों में भेजेंगे, तो इसके बाद थोक विक्रेता से वो फुटकर विक्रेता तक जाएगा, अब फुटकर विक्रेता के माध्यम से वो ग्राहकों तक वो माल चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उपरिव्यय के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। इसमें आता है रेंट ऑफ गोडाउन, डिप्रिसिएशन, कलेक्शन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट शीट की। मुझको उम्मीद है आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जब हम ये सब चीजें अच्छी समझ लेते हैं तो अगला जो यूनिट है, सेकंड यूनिट, उसमें हम हमारे सिलेबस में कास्ट शीट के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कास्ट शीट। कास्ट शीट क्या है? उत्पादन लागत लेखांकन अथवा इकाई लागत लेखांकन लागत निर्धारण की एक ऐसी रीति है जो उत्पादन की इकाई पर आधारित है, जहां निर्माण कार्य निरंतर होता है, वह उत्पादित इकाइयां समान प्रकार की होती हैं या उन्हें अनुपातों द्वारा एक समान बनाया जाता है। यानी कि कास्ट शीट हम किस तरह का जो प्रोडक्शन है जहां हम कास्ट शीट का उपयोग करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे हमारे पास टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं या प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से हम कास्ट का निर्धारण करते हैं। लेकिन कास्ट शीट का निर्धारण हम किस तरह के प्रोडक्शन में करेंगे? तो हम ऐसे प्रोडक्शन जो एक समान ही हो, एक समान प्रकृति के ही हो, एक ही तरह की चीजों का कई बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता हो, वहां पे हम कास्ट शीट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परिभाषा देखें तो आप इसको देखिए, हेराल्ड जे हेल्डन के अनुसार क्या बोल रहे हैं? उत्पादन लागत लेखांकन अथवा इकाई लागत लेखांकन लागत निर्धारण की एक ऐसी रीति है जो उत्पादन की इकाई पर आधारित है, जहां निर्माण कार्य निरंतर होता है, वह उत्पादित इकाइयां समान प्रकार की होती हैं या उन्हें अनुपातों द्वारा एक समान बनाया जाता है। देन वाल्टर डब्ल्यू विक, जहां एक ही प्रकार की वस्तुएं जिन्हें किसी परिमाण या इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उत्पादित की जाती हैं, इस प्रकार की रीति का प्रयोग किया जाता है। टीआर बाल्टीबाय के अनुसार एक लागत पत्र एक सारणी युक्त विवरण है जो एक निश्चित अवधि के कुल उत्पादन की विस्तृत लागत दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है। यह दोहरा लेखा लागत खातों का अंग नहीं होता। इसमें प्रायः वर्तमान लागत का पिछली अवधि की लागत से तथा गत वर्ष की तत्संबंधी लागत से तुलना करके अतिरिक्त खाने भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कास्ट शीट का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट शीट। जो हम कास्ट शीट बना रहे हैं उसको हम क्यों बनाते हैं, या जब बना लेते हैं तो हमको कौन कौन सी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फर्स्ट है डिटरमाइनिंग कास्ट, कास्ट का निर्धारण करना इसका पहला उद्देश्य है। जो इसका पहला महत्व है या इसका जो इंपॉर्टेंस है, पहला महत्व कास्ट शीट का है लागत का निर्धारण करना। दूसरा है बिक्री मूल्य तय करना या फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, हम सेलिंग प्राइस कितनी रखें, ये चीज को भी निर्धारित हम कास्ट शीट के माध्यम से ही कंपनियां करती हैं। इसके बाद है लागत तुलना करना, कास्ट कंपैरिजन करना। देन लागत नियंत्रण करना, इसके बाद डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, कास्ट कंट्रोल। यानी कि हम देखें कास्ट शीट बनाने के जो महत्व है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का है। फर्स्ट है लागत का निर्धारण करना, दूसरा है विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, तीसरा लागत की तुलना करना, इसके बाद लागत पर नियंत्रण करना, देन निर्णय लेना। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए कास्ट शीट, जिसका उद्देश्य कास्ट शीट का जो बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है। फर्स्ट उद्देश्य है इसका उत्पादन की प्रति इकाई लागत और कुल लागत का पता लगाया जा सकता है। इसमें हम द टोटल कास्ट एंड कास्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी असर्टेन्ड एंड डिटरमाइंड। ठीक है, यानी कि जब हम कास्ट शीट बना लेते हैं उसमें प्रति इकाई लागत और कुल लागत का पता हम लगा पाते हैं। दूसरा यह प्रबंधन को लागत पर लाभ का कुछ प्रतिशत चार्ज करने के बाद उत्पाद की प्रति इकाई लागत के आधार पर विक्रय मूल्य तय करने में मदद करता है। यह प्रति यूनिट मौजूदा लागत के साथ वर्तमान लागत का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने में भी प्रबंधन की मदद करता है। उचित तुलना के बाद प्रबंधन सुधारात्मक उपाय कर सकता है। उपयुक्त उत्पादन नीति तैयार करते समय यह प्रबंधन की मदद करता है। निविदाओं के लिए मूल्य उद्धरण प्रस्तुत करना बहुत सहायक है तथा यह प्रबंधन नियंत्रण के लिए उपयुक्त जानकारी की आपूर्ति करके प्रबंधन की सहायता भी करता है। यह है कास्ट अकाउंटिंग में कास्ट शीट का प्रोफार्मा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोफार्मा ऑफ कास्ट शीट, लागत पत्र का प्रारूप। इसको आप अच्छे से देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट ये हमको जब भी हम कास्ट शीट बनाएंगे तो ये कास्ट अकाउंट हमको नहीं लिखना है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है प्रोफार्मा ऑफ कास्ट शीट। प्रोफार्मा ऑफ कास्ट शीट भी नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कास्ट शीट।
है ना, कास्ट शीट लिखिए। फिर यहाँ पे लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग। जैसे यदि क्वेश्चन में आपके लिखा है 31 मार्च 2020 के लिए कास्ट शीट बनाइए, तो आपको यहाँ लिखना है फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2020। क्वेश्चन में लिखा रहेगा या दिया रहेगा कि कितने यूनिट प्रोडक्शन किया गया है, तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में आप जितने यूनिट का भी प्रोडक्शन किया गया हो उस यूनिट को आप यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे देखिए तो आपको दिखेगा जो कास्ट शीट है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट भाग है पर्टिकुलर, सेकंड है टोटल यूनिट और थर्ड है कास्ट पर यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट, कास्ट पर यूनिट। यहाँ पे टोटल यूनिट नहीं लिखना है, यहाँ टोटल कास्ट लिखना था, टोटल कास्ट और कास्ट पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिखना था कास्ट, है ना। तो पर्टिकुलर जैसे रॉ मटेरियल कितने का, उसका कास्ट कितना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और आउटपुट यदि 1000 यूनिट हुआ है तो 1000 यूनिट से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा कास्ट पर यूनिट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में कौन कौन सा रॉ मटेरियल आ सकता है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे समझिए। जो कास्ट शीट है, कास्ट शीट मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, जिसको हम पहला भाग बोलते हैं पर्टिकुलर्स में, सेकंड भाग है टोटल कास्ट में और तीसरा है कास्ट पर यूनिट में। ठीक है, ये सिंपल कास्ट शीट है, ये सिंपल कास्ट शीट का प्रोफार्मा है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे समझिए। मुख्य रूप से आपसे कास्ट अकाउंट के सेकंड यूनिट का जो कास्ट शीट है वो आपसे बनने लगेगी, ऐसा मुझको विश्वास है। तो ये देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हम उसमें जोड़ेंगे क्या, परचेस, तीसरा हम जोड़ेंगे कैरीज ऑन परचेस। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे टोटल वैल्यू मिल जाएगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस एंड कैरीज ऑन परचेस की। देन इसमें से हम घटाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमको मिलेगा यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो जिसको कि हम यहाँ पे सामने लिख देंगे। अगर आउटपुट जो है हमारा 1000 यूनिट है तो इससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमको यहाँ पे मान लीजिए कि 10,000 रुपए इसका, इन तीनों का जोड़ आया 10,000 रुपीज, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो 10 रुपया मिलेगा कास्ट पर यूनिट, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे डायरेक्ट वेजेस, देन जोड़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस यहाँ जोड़ेंगे, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, और कास्ट जो आउटपुट है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमको कास्ट पर यूनिट इसका भी निकल आएगा। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा प्राइम कास्ट। यानी कि प्राइम कास्ट, यदि आपसे कोई पूछता है प्राइम कास्ट में क्या क्या है, तो फर्स्ट आपको बोलना है रॉ मटेरियल, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि तीनों का जो योग होता है वो प्राइम कास्ट होता है। यानी कि आप देख रहे थे जो कास्ट था, एलिमेंट ऑफ कास्ट था, एलिमेंट ऑफ कास्ट में 3 चीजें थी, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस भी दो हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने जोड़ा तो आपको ओवरहेड मिला। अब यहीं पे आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या और डायरेक्ट वेजेस को आप जोड़ दीजिए तो आपको प्राइम कास्ट मिलेगा। अब डायरेक्ट जो मटेरियल है वो भी कई तरीके से मिल जाता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वहां पे रॉ मटेरियल भी रहा हो तो रॉ मटेरियल फिर जोड़िए, आप उसने जो परचेज किया हो परचेस और कैरीज जो हो, और क्लोजिंग स्टॉक से आप उसको घटा देंगे तो कंज्यूम्ड मटेरियल, कंज्यूम्ड आपको मिल जाएगा, जिसको हम रॉ मटेरियल और मटेरियल यूज्ड भी बोलते हैं। तो जब हम तीनों को जोड़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम तीनों के योग को हम प्राइम कास्ट बोलते हैं या मूल लागत, हिंदी में इसको हम मूल लागत बोलते हैं। मूल लागत में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड या ऑन कास्ट फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है वर्क कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, आप चलिए देखते हैं यहाँ पे हम, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये फैक्ट्री ओवरहेड से संबंधित रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड लैंड, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, म्युनिसिपल टैक्स इन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड लैंड, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इनको जब हम प्राइम कास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमको मिलता है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, हमको क्या मिलता है, इसको वर्क कास्ट भी हम बोलते हैं, इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। ठीक है ना, फैक्ट्री कास्ट भी बोलते हैं, वर्क कास्ट भी बोल सकते हैं और फैक्ट्री कास्ट भी बोल सकते हैं। जब हम इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ दें
तो हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट, ठीक है, कुल लागत। और इसके बाद जब इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाता है, टोटल कॉस्ट मिल जाता है। देन इसके बाद हम जो प्रॉफिट इसमें लेना हो हमको पर यूनिट, उसमें हम उस प्रॉफिट को जोड़ दें तो हमको सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा, सिर्फ इसमें जो आपको समझने की बात है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड से जो संबंधित आइटम्स हैं उसको आपको फैक्ट्री ओवरहेड में ही लिखना है, ऑफिस ओवरहेड से जो संबंधित आइटम है उसको ऑफिस ओवरहेड में ही लिखना है। आपको मटेरियल कंज्यूम्ड कर जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट करते आना चाहिए। देन इसके बाद आपका जो ये पूरा सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको इसको हल करना है, यानी कि पहले आपको ऑफिस ओवरहेड नहीं जोड़ना है, इसके पहले आपको सेलिंग ओवरहेड नहीं जोड़ देना है, आपको इसी सीक्वेंस में इसको हल करना है, इसी प्रक्रिया के तहत और इसी क्रमबद्धता के तहत इसको हल करना है, तो आपका ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, कॉस्ट इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए कोलरी माइन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2005 प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। ठीक है, ये बोल रहा है कोलरी माइन का एक अप्रैल 2005 का हमको कॉस्ट शीट बनाना है। वेजेस देखिए, अंडरग्राउंड वेजेस है 15,000 रुपीज और सरफेस का जो वेजेस है वो 2,500 रुपीज है। वर्किंग एक्सपेंसेस है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स का 600, टिम्बर का 350, रॉयल्टी एंड वेस्ट लीव का 500, स्टेबल एक्सपेंसेस 150, स्टोर 200, रेंट ट्रेड्स एंड टैक्सेस 175, डिप्रिसिएशन 300। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 700। यहाँ पे देखिए दोनों को एक साथ कर दिया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस चार्जेस दोनों को एक साथ जोड़ दिया है 700 रुपया। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसको ऑफिस ओवरहेड में ही इसको 7,000 को जोड़ेंगे। और क्या ये सेलेबल टन्स वेस्ट कितना है 500 टन्स है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, कोलरीज कॉस्ट शीट, इसके नीचे लिखना है हमको फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2005, आउटपुट यहाँ पे लिखना है आउटपुट 500 टन्स। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर टन, वेजेस, यहाँ पे देखिए वेजेस में अंडरग्राउंड 15,000, सरफेस 2,500। तो यहाँ पे देखिए वेजेस अंडरग्राउंड में 15,000, सरफेस में 2,500 और आउटपुट है 500 टन्स। 15,000 को 500 से हमने डिवाइड किया तो 30 रुपीज पर टन इसकी कास्ट आ गई अंडरग्राउंड की वेजेस की। इसी तरह से 2,500 को 500 से हमने डिवाइड किया तो 5 रुपीज पर टन इसकी कास्ट आ गई। इसके बाद देन इसमें हम जोड़ दें वर्किंग एक्सपेंसेस, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 17,500 रुपीज हमारा प्राइम कास्ट आ जाएगा। ठीक है, देन वर्किंग एक्सपेंसेस हम इसमें जोड़ते चले जाएं तो हमको मिल गया पूरा वर्क कास्ट जो क्या आया 19,775, 19,775 रुपीज, जिसको कि 500 से हम डिवाइड करेंगे 39.55 रुपीज आएगा पर यूनिट वर्क कास्ट। अब इस सबको हमने इसको डिवाइड किया है, 600 को भी 500 से, 350 को 500 से, 500 को 500 से, 150 को 500 से, 200 को 500 से, 175 को 500 से, 300 को भी 500 से। तो हमको यहाँ पे ये पर यूनिट कास्ट हमको मिलता चला गया है। और जब हम इसको जोड़ लें तो भी ये 39.55 आया, और जब हम 19,775 को 500 से डिवाइड करें तब भी हमको जो वैल्यू आए वो 39.55 ही आना चाहिए। अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ कहीं डिवाइड करने में या यहाँ कहीं आपने लिखने में कोई गलती या कोई चूक की है, तो आप इसको यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। देन हम इसमें जोड़ दें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 700, इसको भी 500 से आप डिवाइड करिए तो 1.40 आएगा। तो टोटल जो कास्ट आया 20,475 रुपीज आया, और कास्ट पर टन हम देखें तो 40.95 रुपीज आ गया। अब आप देखिए जो कास्ट शीट बनाया हमको यहाँ पे क्या क्या मिला। एक तो पहले हम हर जो आइटम है जहां जहां एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका पर टन कास्ट हम निकाल पा रहे हैं, देन हम वर्क कास्ट भी निकाल पा रहे हैं और टोटल कास्ट भी हम निकाल पा रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम देखें अप्रैल 2005 की तुलना में इसकी तुलना हम अप्रैल 2004 के कास्ट शीट से करें तो अगर यहाँ पे हमको कोई
अंतर दिखता है, उस अंतर के कारणों का हम फिर पता लगा सकते हैं और इसमें जो मैनेजर्स हैं डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह से कास्ट शीट की उपयोगिता एक कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी तरह से अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, प्रिपेयर कास्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड कॉस्ट पर यूनिट। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निर्धारित करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट भी कैसे निर्धारित करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट निर्धारित करना तो आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया है, प्रॉफिट कैसे निर्धारित करेंगे वो भी आप इसमें अब सीख सकते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल 1,60,000, डायरेक्ट वेजेस 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड 16,000, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कास्ट, सेलिंग ओवरहेड रुपीज 12,000, यूनिट प्रोडक्शन 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600। अब आप यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्शन हुआ है 4,000 हुआ है, जो यूनिट बेची गई है और 3,600 बेची गई है। और ये बहुत ही छोटा सा एक प्रश्न है जिसको आप इसको समझ सकते हैं, समझाता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे कास्ट शीट है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2005, ये कहां से मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे किसके लिए हम बनाया, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2005, आउटपुट 4,000 यूनिट, पर्टिकुलर टोटल और टोटल कास्ट पर यूनिट कास्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना लिखा 1,60,000, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने लिख दिया 1,60,000 और इसको 4,000 से डिवाइड किया तो 40 रुपीज पर यूनिट कास्ट इसकी निकल आई। देन हमने डायरेक्ट वेजेस 80,000, डायरेक्ट वेजेस 80,000, इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमको मिल गया प्राइम कास्ट 2,40,000 रुपीज, जिसको हम 4,000 यूनिट से हमने डिवाइड कर दिया तो 60 रुपीज पर यूनिट कास्ट इसकी निकल आई। फैक्ट्री, इसके बाद हम प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो हमको फैक्ट्री कास्ट मिल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है रुपीज 16,000 रुपीज, इसको हमने इसमें जोड़ा तो 2,56,000 रुपीज हमको मिल गया फैक्ट्री कास्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड जो है वो 20% ऑफ फैक्ट्री कास्ट है। तो फैक्ट्री कास्ट कैसे होता है, प्राइम कास्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो हमको जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है 2,56,000, ये हमारा फैक्ट्री कास्ट होता है। अब इसका हमको 20% निकालना है जो कि हमारा ऑफिस ओवरहेड होगा इस प्रश्न के अनुसार, तो इसका आता है 20% 51,200 रुपीज। इसको इसमें हम जोड़ दिए तो हमको मिल गया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन लेस कर दिया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आया फैक्ट, यहाँ पे क्या आया 76.80 कास्ट पर यूनिट आ गया। 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, बेचा हमने 3,600, तो 4,000 माइनस 3,600, रिमाइनिंग बैलेंस बचा 400, तो 400 इंटू 76.80 रुपीज तो 30,720 रुपीज, ये हम इसको घटा देंगे क्योंकि अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के रूप में मौजूद है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड यानी बेचे गए माल की जो लागत आई, वास्तविक लागत, वो आई 2,76,480, 2,76,480। देन हम इसमें हम लिखते हैं सेलिंग ओवरहेड। देखिए सेलिंग ओवरहेड है रुपीज 12,000, सेलिंग ओवरहेड हमने लिख दिया 12,000 रुपीज, तो हमको मिल गया टोटल कास्ट 2,88,480 रुपीज, जिसको कि हम अब 3,600 डिवाइड करेंगे तो 80.16 रुपीज आ जाएगा, हमको मिलेगा कास्ट पर यूनिट। यहाँ पे मुझको उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब आप थोड़ा से क्वेश्चन हल करिएगा असाइनमेंट के रूप में। एक्सप्लेन ओवरहेड, ओवरहेड क्या उपरिव्यय को आप समझाइए, लागत पत्र को परिभाषित कीजिए, लागत पत्र के उद्देश्य महत्व को समझाइए, लागत के पत्र के प्रारूप को समझाइए। आप ये जो बुक है इन बुक से भी आप रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।